अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पेंट्री दिखा देती हूँ। मेरे किचन में अलग से कोई पेंट्री नहीं है, तो बस ये कैबिनेट है जहाँ पे मैं अपनी सारी ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं किस तरह से सैनिटाइज़ करती हूँ ग्रॉसरी। तो बात यह है कि मैं ग्रॉसरी को सैनिटाइज़ नहीं करती, मैं बस ला कर यहाँ कैबिनेट में रख देती हूँ 2 दिन पहले। पहले मैं स्टोर में रखती थी, लेकिन अभी ये कि मैं कैबिनेट में ही रख लेती हूँ, क्योंकि इस वायरस का असर ना मैक्सिमम 2 दिन तक रहता है, चाहे कोई भी सरफेस हो। तो आई थिंक ये सबसे ईजी और बेस्ट वे है ग्रॉसरी को सैनिटाइज़ करने का। अच्छा जी, ये वाला बैग क्योंकि रिप हो गया था तो यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए इसका निशाना लगा के हम इसे बिन में डाल देते हैं और बाकी बैग्स हम कैबिनेट में रख देते हैं। बस सारे काम हमने बैठे बैठे ही करने हैं, क्योंकि बैठ के उठना आना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। कुछ दिन पहले हम लोग देसी ग्रॉसरी स्टोर पे गए थे, तो जो फ्रिज और फ्रीज़र की चीज़ें थी वो तो मैंने उसी वक्त आके रख दी थी, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने कैबिनेट में रख दी थी। तो अभी 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे रख लेती हूँ। यहाँ पे एक तो वॉलमार्ट और दूसरा ये जो हलाल ग्रॉसरी स्टोर है ना, यहाँ का विज़िट महीने में एक बार लाजमी लगता है और फिर हम डिटेल में सारी ग्रॉसरी कर लेते हैं पूरे महीने के लिए। और बाकी जो फल सब्ज़ी और दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो एवरी वीक हम ले लेते हैं। इस बार मुझे ये गोगो पान मसाला मिला तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। अच्छा, मुझे याद है बचपन में ₹1 का मिलता था ये गोगो पान मसाला और इतना बड़ा पैकेट होता था, और अभी पता नहीं क्या प्राइस है इसके, लेकिन इसका साइज़ जो है ना वो रसीली जितना हो गया है। अच्छा, हर बार जब मैं स्टोर पे जाती हूँ ना, तो मुझे कभी स्लान टी, कभी शेज़वान का मैंगो जूस या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती है जो मैंने बचपन में खाई होती है, और मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ, क्योंकि बचपन से जुड़ी कोई भी चीज़ हो ना आपके लिए बहुत स्पेशल होती है। क्योंकि बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद ना ऐसे फ़ील होता है जैसे आप उसी टाइम में वापस चले गए हों, और अच्छी सी फीलिंग होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको जल्दी से अपनी पेंट्री दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ साइड पे ये बुक होल्डर है, जिसके अंदर मैंने वो सब चीज़ें रखी हैं जिन्हें ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही ये दालें और बीन्स वग़ैरह हैं, और पीछे मैंने पास्ता, मैकरोनीज़, मैगी नूडल्स इस तरह की चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे ये अखरोट मैंने सामने इसलिए रख दिए हैं क्योंकि फ्री होके ना मैंने तोड़ के तो बॉक्स में रख दूँगी। यहाँ बकेट में मैंने हर तरह के कैन्स, जेली और सारी जो छोटी चीज़ें होती हैं ना वो रखती हैं, क्योंकि बकेट में रखने से एक तो चीज़ें आपकी जगह पे भी रहती हैं और आपको ढूँढने में भी आसानी होती है। इसके साथ यहाँ पे मैंने टी बैग्स, नमक, कॉफ़ी, चीनी हर चीज़ रखी है। जब जो चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और पीछे जो रेड बकेट है उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस रखे हैं। इस बार मैंने ये ऑल पर्पस सीज़निंग भी ली है, जब मैं वेजिटेबल कटलेट या फिर सूप वगैरह बनाऊँगी ना तो उसमें थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सारा गरम मसाला और जो शान वगैरह के स्पाइसेस होते हैं वो रखे हैं, और काफ़ी दिनों से ना दही बड़े खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने ये पैकेट ले लिया था। इससे बहुत मज़े के बड़े बनते हैं, तो आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। इसके साथ यहाँ कॉर्नर पे भी एक बकेट है जिसके अंदर बेसन, राइस फ्लावर और इस तरह की चीज़ें रखी हैं, और ये जो बड़ा सा बॉक्स है इसके अंदर सारे ओट्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। ऊपर की जो शेल्फ़ है यहाँ पे सारे स्नैक्स वगैरह रखे हैं मैंने कॉर्नर पे, क्योंकि बच्चों से ना मैं छुपा-छुपा के रखती हूँ, कभी किसी कैबिनेट में, कभी किसी जगह पे। उसके अलावा कुछ रैंडम चीज़ें रखी हैं, इतनी कुछ ख़ास सेटिंग तो नहीं की हुई, बस ये कि हर चीज़ उसकी जगह पे है। अब हम बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊं, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्ली इस पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी जो है ना कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अच्छा, अभी एक चीज़ जो गोली की तरह आके सोफ़े पे लगी है ना, ये अली है। पहले अमान के साथ ऊपर खेल रहा था, तो पता नहीं फिर क्या हुआ इसको। मैं एक्चुअली आयतल के साथ ना कलरिंग कर रही थी, और कलरिंग तो एक बहाना होता है, बस असल बात होती है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। वैसे तो हमारा डेली फैमिली टाइम होता है शाम में, जिसमें हम कोई फ़ोन, टीवी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ आपस में बातें करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं हर बच्चे को थोड़ा-सा टाइम देती हूँ कभी-कभी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को अलग से टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा कंफर्टेबल होकर आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सके। अगर एक ही बच्चा हो तो फिर तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है आपकी उससे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर आपके लिए मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आपका सारा टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ भी थोड़ा अनफेयर होता है। तो ये क्लिप आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि मेरे लिए भी ईज़ी नहीं होता सब बच्चों के लिए अलग से टाइम निकालना, लेकिन वही बात है ना कि अगर आप वाक़ई कोई चीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे भी करके ना मैनेज कर लेते हैं, उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो मैं भी बस कुछ दिनों के बाद या कभी महीने के बाद थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालती हूँ, जो सिर्फ़ उस बच्चे के लिए होता है जिसके साथ मैं होती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे के लिए जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं ना, वो ये है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिसमें आप उसको सिर्फ समझें कि वो क्या चाहता है, क्या फ़ील करता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके लेवल पे आके उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम बहुत मज़े से उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, तो हमारा एटीट्यूड उसके साथ फ़ौरन बदल जाता है। फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन जाए, जो स्टडीज़ में भी सबसे आगे हो और वेल मैनर्ड भी हो। बच्चों की जिन बातों पे पहले हम हंसते थे, उन्हें एंजॉय करते थे, उन्हीं बातों पे अब हम उसे टोकते हैं और हर वक्त बस लेक्चर लेक्चर लेक्चर, जिसका कोई असर भी नहीं होता बच्चों पे। सही बात है, अगर आप नोटिस करें ना, तो जब हम अपने बड़े बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो उन बातों में हम उसे लेक्चर दे रहे होते हैं और वो भी तंग आ जाता है लेक्चर सुन सुन के। अब बच्चा अगर 8-10 साल का हो ना, तो वो चुप करके आपकी बातें सुन लेता है, क्योंकि उस टाइम वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपको आगे से जवाब दे सके, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे नफ़रत करने लगता है। और जैसे ही वो टीनेज की तरफ जाता है, थोड़ा-सा स्टेबल होता है, तो फिर वो आगे से आपको जवाब देता है। और हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत बदतमीज़ होता जा रहा है, पहले चुप करके सुन लेता था, अब आगे से जवाब भी देता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने इतने साल जो उसके साथ टॉर्चर किया था, ये उसका रिज़ल्ट है। इसलिए लेक्चर कभी भी ना दिया करें बच्चों को, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपका बीपी हाई होता है। जो चीज़ आप लेक्चर के थ्रू बच्चों को समझाना चाहते हैं ना, बेहतर है कि वो सब आप प्रैक्टिकल उसको करके दिखाएं, क्योंकि बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं। बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, और जो भी वो अपने आसपास देखता है, जो सीखता है, वही उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। जिस तरह से बच्चे हमसे बोलना, चलना फिरना सीखते हैं, उसी तरह से झूठ बोलना, ग़ीबत करना, हर अच्छा बुरा काम भी हमसे ही सीखते हैं। तो बच्चों की इस्लाह करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद अपनी इस्लाह करें। हम जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, पहले हम खुद उनको वो बन के दिखाएं। यहाँ पे ये सारी अमान की बुक्स की कलेक्शन है, क्योंकि अमान को बुक रीडिंग का काफ़ी शौक़ है माशाल्लाह। और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, तो हम बच्चों को पार्क लेके आए थे। पिछले दिनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, इसलिए हमने सोचा पार्क चलते हैं। यहाँ पार्क में मुझे एक इतना क्यूट डॉगी नज़र आया ना, मुझे याद है कि बचपन में एक टॉय था जो बिल्कुल इसी तरह से ही करता था। एक ओल्ड लेडी थी वहाँ पार्क में, तो ये उसका डॉगी था। यहाँ पे ना वैसे 80% लोगों के पास अपना एक पेट ज़रूर होता है। वो इसलिए क्योंकि लोग अकेले होते हैं, और अकेलेपन से तंग आके ना वो कोई ना कोई पेट रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता। जैसे ही बच्चे 18 ईयर्स के होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग रहना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर सब्सक्राइबर्स कह रही होती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है रहना, और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं हमें। तो जहाँ पे जॉइंट फैमिली के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे वैसे पर्सनली ना जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था मेरे इन-लॉज़ के साथ। अभी भी मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब इकट्ठे एक साथ रहेंगे पहले की तरह। Aika's turn, then mommy turn, then Ali turn. Like this. Ali, look, it's a triangle. Look, Otto, Mommy, Ali. Otto, Mommy, Ali. अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ कबाब का सालन, और चिकन का कीमा लिया है मैंने, और ख़ुद ही बनाया इसका कीमा चॉपर में। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज भी चॉप कर लिए थे, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, और कुछ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने साइड पे कर लिया, क्योंकि उससे मैं उसका सालन बनाऊँगी। कबाब की बाइंडिंग के लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं, और उनको पीस के ना मैं इसका पाउडर बना लूँगी, और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर एक अंडा जाएगा, और ये सब चीज़ें मिक्स करके हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड किया था, और मिक्स करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए पहले ऑयल में प्याज को गोल्डन करूँगी, और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल के गोल्डन ब्राउन कर लूँगी सबको। साथ ही मैं कबाब भी बना रही हूँ। वैसे अगर टाइम हो तो मैं आराम से बैठ के टीवी देखते हुए इस तरह के काम करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी थी तो मैंने कहा साथ साथ ही कर लेती हूँ।
अच्छा, कबाब मैं डीप फ्राई नहीं करी क्योंकि इनको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो थोड़ा सा ही ऑयल लेना है आपने और इसका कलर चेंज कर लेना है। अच्छा, अक्सर जब हम इस तरह की चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो पैन में थोड़ा सा मसाला बर्न हो जाता है जिसकी वजह से ऑयल ख़राब हो जाता है। तो ऑयल को साइड पे करके मैं इस तरह टिश्यू से ही उसे क्लीन कर लेती हूँ, तो फ़ौरन वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने टमाटर पहले पील किए और फिर उनको चॉप करके ना अनियन में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें भी सारे बेसिक स्पाइसेस डाल के तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, इसको बस 3-4 मिनट के लिए कुक करना है और बाकी जो है ना ये दम में ही कुक हो जाएंगे। और अगर आपने फ्रीज़ करनी हो तो इस कंडीशन में आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मसाला रेडी हो गया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें और फिर जब ये बॉयल आ जाएगा ना इसमें, तो हम सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारे घर में ना वैसे ज़्यादा ग्रेवी लाइक नहीं करते, तो जब भी मैं ये कबाब बनाती हूँ ना इसकी ग्रेवी बच जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई है ताकि ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करने की कोशिश करूँगी, जो कि नहीं होगा मुझसे क्योंकि दूसरे हाथ में कैमरा है मेरे। तो पहले कैमरा रख के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे दम दे दूँगी। 10 से 15 मिनट का दम देंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।